मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पहले हम स्वर संधि के प्रकारों में दीर्घ, गुण और वृद्धि को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। यण संधि का सूत्र होता है इको यणच, अर्थात इक को यण हो जाए। कब हो? यदि इक के बाद अच आए। इक को यण हो जब इक के बाद अच आ जाए। अब हम ये जानते हैं कि इक क्या है, यण क्या है और अच क्या है। यह जानकारी जब हमको हो जाएगी तो हमको इस संधि को समझना आसान हो जाएगा। मित्रों, हम जान लेते हैं कि इक क्या है। तो इक भी एक प्रत्याहार है, अच भी प्रत्याहार है और यण भी प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में ई, उ, री वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं और यण प्रत्याहार में य, व, र, ल आते हैं। यानी कि इक, ई, उ, री के बाद यदि कोई स्वर आए तो य, व, र, ल आदेश हो जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो अच है इसमें सभी वर्णों की गणना होती है। अच का एक दूसरा नाम ही है स्वर। तो अच में सभी वर्ण 9 वर्ण आ गए, लेकिन यहाँ जो अ, ई है, उ है, री है, ये इस इक वर्ण के सवर्णी हैं, समान वाले हैं, समान गुण दोष वाले हैं। तो इनको जब हम इक के बाद अगर रखेंगे तो यहाँ दीर्घ संधि होने लगेगी। जैसे आप देखें, इसके पहले आप दीर्घ संधि में पढ़ा था कि ई के बाद ई आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, उ के बाद उ आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, री के बाद री आ जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, री के बाद यदि री आएगा तो री होगा। यानी कि यदि इक प्रत्याहार के जो 4 वर्ण हैं ई, उ, री के बाद ई, उ, री आएंगे तो यहां पर दीर्घ स्वर संधि होने लगेगी, दीर्घ संधि होने लगेगी। इसलिए हम लोग यहाँ अच से तात्पर्य सिर्फ इतने वर्णों को छोड़ करके लेंगे, यानी कि इन 4 वर्णों को हम छोड़ देंगे। बाकी जो वर्ण हमारे पास बचते हैं, यानी कि अ, ए, ओ, ऐ और औ, अर्थात इक के बाद जब ये स्वर वर्ण आ जाएंगे, यानी अ आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ऐ आ जाएगा, औ आ जाएगा, तो इस इक को य, व, र, ल आदेश होंगे। या सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री के बाद यदि असमान स्वर आए तो ई, उ, री को य, व, र, ल आदेश हो जाता है। इसके बाद मित्रों एक समस्या और होगी कि चूंकि स्थानीय 4 हैं और आदेश भी 4 दिए गए हैं, ई है, उ है, री है, री है, ये 4 स्थानीय। स्थानीय मतलब जिनके स्थान पर आदेश होना है, ऐसे वर्ण स्थानीय कहे जाएंगे। तो ये 4 वर्ण स्थानीय हो गए और इसके बाद आदेश वर्ण भी 4 ही आ रहे हैं। तो समस्या यह है कि हम ई के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश करें, य करें, व करें, र करें, ल करें, इन चारों में से कौन सा आदेश होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो ई वर्ण है इसका उच्चारण स्थान तालु है,
अब हम देखेंगे कि इन वर्णों में से कौन सा ऐसा वर्ण है, आदेश वर्ण जो 4 हैं इसमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो तालु उच्चारण स्थान वाला है। तो मित्रों आप जब देखेंगे इन चारों में से यह वर्ण तालु उच्चारण वर्ण वाला है, उच्चारण स्थान वाला है, इसलिए ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब हम इन बाकी बचे 3 वर्णों में देखेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो मित्रों हम देख लेते हैं, इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और ल का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो इन तीनों में से हम देखेंगे कि ऊ का जो निकटतम समानार्थी है वह वर्ण है, इसलिए ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा। ऐसे ही री है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। बाकी बचे 2 वर्णों में से जो 2 स्थानीय वर्ण हैं इनमें से र का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा। ली का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए ल का भी उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए ली के स्थान पर ल का आदेश हो जाएगा। अब इतना क्लियर हो गया कि हमको किस स्थानीय के स्थान पर कौन सा आदेश करना है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ री ली के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो ई ऊ री ली को क्रमशः य व र ल आदेश हो जाते हैं। अब हम उदाहरणों के द्वारा इनको समझते हैं। जैसे उदाहरण है यदि धन अपि। अब यहाँ ई आया हुआ है, ई के बाद अ है। नियम आपका कहता है कि यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई को अ आदेश हो जाए, यह आदेश हो जाए। यहाँ यह आदेश हो गया, यद हो गया, धन अपि। जब हम इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा यद्यपि। मित्रों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसके पूर्व जो आपने संधियां पढ़ी हुई हैं उसमें यह होता था कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर एक आदेश होता था, किंतु यहाँ पर सिर्फ पूर्व वर्ण को ही आदेश होगा। यहाँ थोड़ी सी प्रकृति बदली हुई है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा उदाहरण हम देख लें, मधु धन अरि। यहाँ जो अंतिम वर्ण है या ऊ है, इसके बाद अ आया हुआ है। आपका नियम कह रहा है कि यदि ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ऊ को वह आदेश हो जाए, तो यहाँ हमने वह कर दिया, धन अरि। जब हम इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा मध्वरि। इसी प्रकार अन्य सारे उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। जैसे लृधन आकृति बराबर लाकृति बन जाएगा, पितृधन आदेश है बराबर पित्रादेश बन जाएगा। देख लें आप, पितृ धन आदेश। अब यहाँ री आया हुआ है तो री को आदेश र हो गया पित धन आदेश। मिला करके बन जाएगा पित्रादेश। या इसी तरीके से पितृधन आकृति हो जाएगा, पित्राकृति हो जाएगा, अतिधन अधिकम अत्यधिकम हो जाएगा, अतिधन अंतम अत्यंतम हो जाएगा, अतिधन आचार्य अत्याचार्य हो जाएगा, अतिधन उत्तम अत्युत्तम हो जाएगा, अभिधन उदय अभ्युदय हो जाएगा, सुधन आगतम बराबर स्वागतम हो जाएगा, अनुधन अयः बराबर अन्वय हो जाएगा, गुरुधन आदेश गुरुवादेश हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण आपको इस तरीके से मिलेंगे
जिनको आप अभ्यास करें। अभ्यास के द्वारा ही आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अच्छा इसको कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि यण जो संधि है, यण संधि का सूत्र इको यणच है। इस सूत्र में ही सब कुछ लिख दिया गया कि इक के बाद यदि अच हो तो इक को यण हो जाए। ठीक, इक के बाद यदि कोई असमान स्वर हो, यानी ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री ले के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई उ री ले को क्रमशः य व र ल आदेश हो जाता है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा या आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें।